अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे 9th क्लास का, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर 9th क्लास का जो पहला पार्ट था वो मैंने वीडियोस के लिए एक सेपरेट बनाई थी। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है कुछ पार्ट्स के अंदर। तो हमने उसमें देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर होने वाले ऑपरेशन कौन-कौन से हैं और ये ऑपरेशन कैसे होते हैं। ठीक है, सारे मैट्रिक्स पे सारे ऑपरेशन नहीं लगते, कुछ स्पेसिफिकेशन होती है ये देखने के लिए कि कौन से मैट्रिक्स पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा और कौन से मैट्रिक्स पे कौन सा ऑपरेशन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशन है जो मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं, उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है एडिशन। एडिशन से आप वाकिफ़ हैं कि दो नंबर्स की एडिशन करनी है, आपने सीखी है। लेकिन मैट्रिक्स का रूल कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन 70% वही होता है जो एडिशन करना हम सीख चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होता है। चलिए पहले देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि एडिशन मैट्रिक्स के अंदर एडिशन किन किन केसेस में हो सकती है और किन किन केसेस में नहीं हो सकती। टू मैट्रिक्स सेट टू बी conformal conformable for addition if they have some order same order। तो टू मैट्रिक्स सेट टू बी कन्फॉर्मेबल, तो दो मैट्रिक्स को कन्फॉर्मेबल कहा जाएगा फॉर एडिशन। कन्फॉर्मेबल का मतलब होता है ऐसा, यानी इस काबिल होना, खसूसियत कह लें कि जमा की खासियत तब होगी इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो मैट्रिक्स हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका आप ऑर्डर चेक करते हैं, उसका ऑर्डर 1/2 है, तो एक मैट्रिक्स बी है, आप उसका ऑर्डर चेक करते हैं, उसका भी ऑर्डर 1/2 है, तो तब आप कह सकते हैं, देन आप ये श्योर कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक एमसीक्यूज बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर 2/1 है और एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर 1/2 है, तो क्या ये 2/1 है या 1/1 है, कोई भी ऑर्डर ऑर्डर ले लें, तो आपसे पूछा जा सकता है तो क्या ये इनकी एडिशन हो सकती है, क्या ये कन्फॉर्मेबल है एडिशन के लिए। तो हमारा जवाब होगा नहीं। ये एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल तब हो सकते हैं जब बोथ का ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो जब ऑर्डर सेम होगा तब ही हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी लिखी हुई है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि एडिशन कब कब हो सकती है। अब हमने ये देखना है कि अगर एडिशन हो सकती है तो एडिशन करनी कैसे है, यानी इन दोनों को ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह एक मैट्रिक्स बी है 1 3 5 7 2 1। तो ये मैट्रिक्स जो है, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, हम चाहते हैं इन दोनों को जमा करना। तो जमा करने से पहले यहाँ पे हम रुकेंगे और देखेंगे कि आया कि जमा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो उसका ऑर्डर क्या है, उसके अंदर 2 रोज हैं, 3 कॉलम हैं। और अगर मैट्रिक्स बी की बात करें, उसके अंदर भी 2 रोज हैं, 3 कॉलम हैं। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, तो लिहाजा हमारे पास इस बात की श्योरिटी है कि दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। ऐड कैसे करना है, इधर से जो पहला एलिमेंट है उसको सामने वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है, जो दूसरा एलिमेंट है उसको दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ। सेम काम अब आपने नेक्स्ट रो के अंदर भी करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, इसी तरह तीसरा एलिमेंट दूसरी रो का तीसरे एलिमेंट के साथ। तो वो कुछ आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी, जो फिर इसका आंसर बनता है, जैसे 1+1 जो आंसर आएगा वो आपने नए मैट्रिक्स में लिख देना है। इसी तरह जब आप इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारी एडिशन आ जाएगी। तो ये था दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास तरीका का। सामने रूल भी मैंने लिखा हुआ है कि ऐड कोरोस्पोंडेंस एलिमेंट्स विद ईच अदर। कोरोस्पोंडेंस मैंने पहले भी बताया था। दोनों एलिमेंट्स के अंदर दोनों एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जहाँ पे उनकी पोजीशन सेम है दोनों एलिमेंट्स की, यानी एक मैट्रिक्स ए है, उसमें आपको स्क्रीन पर जिस पोजीशन पे 1 नज़र आ रहा है, सेम इसी पोजीशन पे मैट्रिक्स बी के अंदर पे कोई भी एलिमेंट, ज़रूरी नहीं 1 आएगा, कोई भी दूसरा एलिमेंट जब आएगा तो वो उस अपनी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा। तो इसे क्रॉसपोंडेंस कहते हैं, यानी आमने सामने आप इसे आसान अल्फाज में समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये टॉपिक जो है, ये ज़रा टॉपिक आपने ध्यान से सुनना है, ये अक्सर बच्चे
मैट्रिक कर जाते हैं लेकिन उनको इस टॉपिक ही नहीं समझ आती कि टॉपिक है क्या और इसमें बात क्या है। उनको दो मैट्रिक्स लिख दिए जाएँ तो उनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब होती है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मल कब होते हैं। हमने लास्ट देखा कि दो मैट्रिक्स एडिशन के लिए उस वक्त कन्फॉर्मल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल और है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है वो ये है, टू मैट्रिसेस सेट टू बी conformable for the multiplication if the number of column in first matrix is equal to the number of rows in second matrix। तो यानी जो आपके पास पहला मैट्रिक्स है, जो तरतीब के लिहाज से पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स आ रहा है, आपने ये देखना है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जब आप ये बात देख लेंगे फिर आपने ये देखना है जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज भी 1 है। तो इसका मतलब ये ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास कन्फॉर्मेबल हैं, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखें, एग्जांपल लिखी हुई है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो ऐसे नहीं पता चलेगा ये कन्फॉर्मेबल है या नहीं है, आपको जो रूल बताया आपने उसको फॉलो करना है। तो आप देखें आपका जो ये पहला मैट्रिक्स है, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, इसके अंदर एक कॉलम आ रहा है। इसी तरह ये दूसरा पार्ट जो है आपका, इसके अंदर रोज कितनी आ रही हैं, इसके अंदर रो भी एक आ रही है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो यानी रो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद एक जितनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी ये कन्फॉर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब पहली बात तो ये थी कि दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमने ये सीखनी है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो कैसे होते हैं। कोई ना कोई रूल है ना, जैसे एडिशन का रूल था कि कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर रूल ये होता है कि आपकी रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी, आपकी जो रो है, जैसे कि एरो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास 1 2 है, तो आपकी जो ये रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरमियान में फार्मूले का प्लस आता है, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इसी तरह नीचे वाली साइड पे दूसरी रो फिर पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये रूल होता है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन का। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा, आपके सामने ही है, तो आप देखें ज़रा। इसी तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ, उसके बाद सिंपलीफाई करके जो आपका आंसर होगा वो आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। कुछ बच्चे मैट्रिक्स की जो साइन है, यानी ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये लगाना भूल जाते हैं, तो इससे आपका डाटा मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये सिंपल नंबर बन जाएगा, जो गलत कंसीडर किया जाएगा उसके नंबर भी कट होंगे। नेक्स्ट देखें, अब हमने दूसरी एग्जांपल चेक करनी है। मल्टीप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि आप पेपर में करके सवाल 4-5 स्टेप करके 3-4 मिनट ज़ाया करके इस बात को रियलाइज़ करें कि आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ज़रूरी है आप सारे मैट्रिक्स को चेक कर लिया करें। तो आप अगर सेकंड वाला यहाँ पे एग्जांपल देखें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 2 हैं, और जो इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर पे, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। प्रोसीजर क्या बताया था, आपके पास जो रो आ रही है आपने उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसी तरह क्योंकि ऊपर वाले मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम था, अब नीचे वाला जो मैट्रिक्स है इसमें ये रो है और दूसरा कॉलम भी मौजूद है, तो हम उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके पास रोज होंगे, रो एक को आपने फिक्स करना है, फिर आगे जितने भी कॉलम होंगे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जब आप एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें, यानी रो, ये वाली रो है, ये कॉलम को मल्टीप्लाई जब आप कर लें तो दरमियान में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के देन नेक्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह दूसरी रो के लिए भी आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में स्पेस देके दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट वो सिंपल काम है, वो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। अब ये मैंने आपकी एक्टिविटी एक लिखी है यहाँ पे, छोटी सी एक्टिविटी है, तो इससे ये भी आइडिया होगा कि आपको बात समझ आ रही है कि नहीं। आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि जो थर्ड वाली एग्जांपल है जिसके ऊपर ये टिक का, ये वाली एग्जांपल है जो टिक मार्क मैंने किया हुआ है यहाँ पे, आपने मुझे ये बताना है कि ये मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा। इसके बाद आपने मैट्रिक्स के अंदर ये बात याद रख लेनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप दो मैट्रिक्स को इन जर्नल यानी आम तौर पर आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं आती। मल्टीप्लिकेशन कुछ केसेस में सेम आती है लेकिन वो बड़े कम
केसेस हैं आटे में नमक के बराबर होते हैं, जैसे कि दोनों में से कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 से अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो, आपको पता है इतनी तो सेंस है आपको वापस वही चीज़ आ जानी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा ए बी बराबर आ जाएगा बी ए के। ये आप कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी ज़रा ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर हमारे पास दोनों में से एक भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो फिर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ए बी के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा नल मैट्रिक्स के केसेस में भी ये केस होल्ड कर जाएगा, लेकिन इन जनरल आम तौर पर जैसे कि एक रकम 1 2 लिखी हुई है, 3 4 और दूसरी रकम 4 5 6 1 लिखी हुई है, तो इस केस में ए बी कभी भी बराबर नहीं आएगा बी ए के, क्योंकि जर्नल केसेस हैं। जो नॉर्मल केसेस हैं उनके अंदर हमारे पास ही इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स, तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का? एडिटिव इनवर्स को हम डिनोट कर सकते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स से भी। एडिटिव इनवर्स कोई मुश्किल काम नहीं है, एक आसान सा ही टॉपिक सा है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, एग्जांपल आपने क्या करना है, आपने उनका साइन चेंज कर देना है, लेकिन साइन चेंज करते वक्त ये ख्याल रखना है कि अगर कोई अंडर रूट वाली रकम आ गई है तो माइनस अंदर नहीं लगेगा, माइनस उसके बाहर लगेगा, ये चीज़ ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर पेपर में कट हो जाते हैं, तो ये आपने याद रखना। नेगेटिव मैट्रिक्स कह लें या एडिटिव इनवर्स कह लें, एक ही बात है, तो सिर्फ आपने साइन चेंज करने होते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट के। अब आपने यहाँ पे ये एक बात, ये रिजल्ट सामने लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है। रिमेंबर सम ऑफ ए एंड इट्स एडिटिव इनवर्स माइनस ए इज ऑलवेज जीरो। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स हमारे पास माइनस ए है, यानी उसका एडिटिव इनवर्स। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर हमेशा हमारे पास ज़ीरो ही आएगा, यानी वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैट्रिक्स ए आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये मैट्रिक्स माइनस ए नज़र आ रहा है। आप इन दोनों के आंसर को जमा करें तो क्योंकि एलिमेंट्स के साइन चेंज हुए हुए हैं, जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो, यानी आम रूटीन में से हम ज़ीरो कहते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ज़ीरो का मतलब नल मैट्रिक्स है। तो ज़ीरो एक नल मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स के केस में। ज़ीरो नल मैट्रिक्स कब होगा? ज़ीरो नल मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब हमारे पास मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट सिफर आ जाएंगे, हम ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की, उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है मैट्रिक्स हु डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो सच मैट्रिक्स हैव नो सोल्यूशन। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ये कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है और ऐसे मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ख़ास तौर पर जब हम इन्हें क्रैमर के या इन्वर्सन मेथड में इस्तेमाल करते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाते हैं। उसकी रीज़न है क्योंकि डिवीजन में आ रहे होते हैं, और याद रखें 1/0 अनडिफाइंड होता है, हमारे पास इसका आंसर नहीं होता। तो ये लॉजिक है इसके पीछे कि जब आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो वो ऐसे मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट्स ज़ीरो के इक्वल ना हो। अभी डिटर्मिनेंट में बात करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि 2/2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन देखें कि एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और ज़ीरो ना आए तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और ऐसे मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखना है मेथड, हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए आपके पास पहले तो बात याद रखें कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ज़रा ये बात देखें कि मैट्रिक्स, हाउ टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। तो अगर किसी डाटा को इनक्लोज कर दिया जाए इस तरह की ब्रैकेट्स में तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन अगर लाइंस को वर्टिकल कर दिया जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट बन जाती हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि स्क्रीन पे आपको ए नज़र आ रहा है, वो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लाइंस हैं, इन लाइंस को आपने वर्टिकल लाइंस लगाना है। आपने इनको इस तरह नहीं लगाना, इस तरह लगाएंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा। और आपसे पूछा डिटर्मिनेंट जा रहा है, तो इस वजह से भी ये बात बच्चों का सवाल गलत हो जाता है। इसको कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि जब आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो वर्टिकल लाइंस यानी सीधी लाइंस लगानी है। तो क्या होगा, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस कर देना है। जैसे 1 2 3 4 आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। लेकिन प्रोसीजर ये है, जब 1 मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा,
फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर -2 आया। तो डिटर्मिनेंट का आंसर अगर -2 आया है तो ये 0 के इक्वल नहीं है ना। हमने बात की थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, आंसर 0 आए तो वो सिंगुलर होता है, और अगर नॉट 0 आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो इस वजह से जो मैट्रिक्स ए हमने सेलेक्ट किया था ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ऐसे मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपने ये याद रखना है कि ए इनवर्स अगर आप करें या ए इनवर्स ए करें, जवाब हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा आपके पास। ये जो रिजल्ट था। अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ए का इनवर्स। इसका मतलब होता है ये कंसिस्ट होता है दो चीज़ों पे। एक तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए और एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि उसे ज़ीरो अगर हो गया तो हमारा मैट्रिक्स ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ए इनवर्स ये चीज़ है। अब यहाँ पे बात ये है कि एडजॉइंट क्या होता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ए इनवर्स इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आपने ये बात एज आई MCQs जहन में रखनी है। तो मैंने एक एग्जांपल उसको सॉल्व करता हूँ, उसमें आपसे सारी बातें डिस्कस करूँगा। एक ए ले लिया, ए का एडजॉइंट में आपने क्या करना है, आपके पास ये मैट्रिक्स था A1 2 -3 2। देखिए क्या करना है, ये जो मेरा एरो है आपको नज़र आ रहा है, इन दोनों की जगह बदल देनी है। यानी 1 को रिप्लेस कर देना 2 के साथ और 2 को रिप्लेस कर देना 1 के साथ। यानी 2 1 की जगह पे चला जाएगा और 1 कहाँ पे आ जाएगा, 2 की जगह पे आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। पहली बात हो गई। नेक्स्ट दो एलिमेंट बच गए, एक ये 2 बच गया और एक ये -3। इनके साइन चेंज कर देने हैं, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस तो प्लस कर देना। तो ये प्लस का 2 था इसलिए माइनस कर दिए, माइनस का 3 था इसको प्लस कर दिया। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको एडजॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये एडजॉइंट लिया हुआ है मैंने। तो एडजॉइंट का तरीका कर क्या है, डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर देना है आपने, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर देना है। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी डिस्कस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करना है, एडजॉइंट का आंसर ऊपर लिखना है, डिटर्मिनेंट का आंसर नीचे लिखना है। मैट्रिक्स के अंदर रूल होता है कि अगर एक नंबर डिवाइड कर रहा है पूरे मैट्रिक्स को तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पे डिवाइड होगा। जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है वो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। चैप्टर नंबर 1 हम रिवाइज कर रहे थे 9th क्लास का मैट्रिक्स वाला। तो ये जो टॉपिक्स आपको डिस्कस करवाए हैं इनमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इनवर्स वाला सवाल है पेपर में आता है, मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल पेपर में आता है, एडिटिव इनवर्स वाला सवाल है पेपर में आता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने वाला सवाल पेपर में आता है, और इससे रिलेटेड जितने भी दरमियान में MCQs थे, जो कंसेप्चुअल MCQs थे, वो भी आपसे डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।